नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज की ये चर्चा, आज का ये सेशन मेरे उन साथियों, उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस परीक्षा को 2026 नहीं बल्कि 2027 में देने वाले हैं। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी तैयारी के लिए 2 वर्ष का समय निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक समझदारी का कदम उठाया और इस तैयारी के लिए अपने आप को 1 साल ज्यादा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी समझदारी का एक परिचायक है कि आप लोग जो है, आप लोग, मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी शुरू में बता दूंगा तो थोड़ा सस्पेंस कम हो जाएगा ना कि ऐसे इतना भी क्या फायदा होगा आपको। इस चीज के आपको, इस डिसीजन के, इस निर्णय के आपको इतने ज्यादा फायदे होंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह वही तैयारी है क्या जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस तैयारी में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, इतना ज्यादा तनाव होता है। क्या यह वही तैयारी है? आप काफी हद तक इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका तैयारी करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो एकदम अलग रहने वाला है बाकी विद्यार्थियों से। ऐसा कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की चर्चा केवल आपकी तारीफ करने के लिए नहीं है ना। आपकी तारीफ तो आप जब पढ़ेंगे तो आपकी हम तारीफ करते रहेंगे, बार बार डांटते भी रहेंगे। लेकिन आज की चर्चा आपको एक चीज से आगाह करने के लिए है। आगाह मतलब सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए है। और वो कौन सी चीज है कि अक्सर जो बच्चे थोड़ा पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास जो एडिशनल टाइम होता है उसको यहां वहां के कामों में गंवा दे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कभी अपने बोर्ड के एग्जाम याद है? स्कूल टाइम में जब स्कूल में एग्जाम होते थे, बोर्ड एग्जाम्स होते थे, तो कई बार ऐसा नहीं होता था कि किन्हीं 2 परीक्षाओं के बीच में 7 दिन का गैप पड़ जाता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, यार बोर्ड एग्जाम है, एक एग्जाम जो है 9 तारीख को है, अगला फिर सीधा 16 तारीख को है। ऐसा हो जाता था कई बार, 1 हफ्ते का गैप हो गया। तो हम लोग बड़े खुश होते थे, सोचते थे अरे इसकी तो अभी तैयारी ही नहीं करते, इसकी तो तभी पढ़ लेंगे, 1 हफ्ते का गैप है, सारी तैयारी उस टाइम पे हो जाएगी। ऐसा सोचते थे। तो पहले इसकी पढ़ाई करते नहीं थे सोचकर कि अरे तब तो 1 हफ्ते का गैप है, तब पढ़ लेंगे। अब बेटा ये जो एक्स्ट्रा गैप होता था, इसमें पहले 2-3 दिन भी हम पढ़ाई नहीं करते थे। पहले एक आध दिन लगता था अरे बहुत दिन है, तो 7 दिन पढ़े हैं, क्या जल्दी है। फिर लगता था अरे 6 दिन पढ़े हैं, ये तो 4 दिन से ऊपर का काम थोड़े ना है। फिर 4 दिन होते होते वो 3 दिन, 2 दिन, और आखिरकार आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हो कि नहीं हो कि गैप भले ही 1 हफ्ते का हो, काम की कारगर पढ़ाई जो होती थी वो आखिरी के 2 दिन में ही हम लोग करते थे। हम में से ज्यादातर लोग इस चीज के गिल्टी हैं। है कि नहीं है? सच बताना, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप सहमत हो कि नहीं हो इस बात से कि ज्यादातर लोग इस बात के गिल्टी हैं कि हम लोगों ने प्लान तो ऐसे बनाया था, अरे हफ्ता भर है, आराम से कर लेंगे तैयारी, क्या जल्दी है। लेकिन वास्तविकता में हमारी तैयारी सारी होती थी आखिर के 1-2 दिनों में। बेटा यूपीएससी में भी लोग यही गलती कर देते हैं। आपने तैयारी शुरू अभी से कर दी है कि 2025 है, अभी आपने कहा एग्जाम देंगे 2027 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से 2 साल है, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो 2 साल पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, वो 2025 से 2026 तक ऐश करते हैं। 2025 से 2026 तक वो क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, तैयारी का ड्रामा करते हैं। तैयारी का ड्रामा क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आज। तैयारी की खाना पूर्ति करते हैं, तैयारी का ड्रामा करते हैं, और फिर उसके बाद 2026 जब रियल टाइम, मतलब तकरीबन इससे ठीक 1 साल बाद, जब अगले साल के प्रीलिम्स का टाइम आ जाएगा, तब उनको लगता है कि यार अब तो मतलब 1 साल ही बचा है और इतना सारा पाठ्यक्रम है। और वो जब मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि यार जितना उन्होंने पिछले 1 साल में पढ़ा वो तो 1 महीने में भी किया जा सकता था। तो ऐसा कुछ खास उन्हें एडवांटेज हुआ नहीं, तो उनको फिर घबराहट होनी शुरू होती है। तो इस गलती से कैसे बचा जाए, ये गलती क्यों होती है, कैसे होती है, इससे कैसे बचा जाए, सही रणनीति क्या है, ये सारी की सारी चर्चा आज हम इस सेशन में करेंगे। थोड़ा लंबा सेशन होगा लेकिन सुनिएगा, है ना। इसमें कोई ऐसे मनोरंजक इंटरेस्टिंग कहानियां नहीं होंगी, सॉलिड स्ट्रैटेजी होगी, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको अपनाइएगा। तो आप देखेंगे कि जब 2026 में आप इस समय पहुंचेंगे वर्ष के, जब 2026 का प्री होने वाला होगा, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे उस टाइम तैयारी शुरू कर रहे होंगे उनसे आप मीलों आगे होंगे। आपकी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो
पढ़ने का, चीजों को समझने का, सोचने का तरीका है, आपका रिवीजन उनसे कई गुना ज्यादा होगा। यही आपका मकसद है। आपने 1 साल पहले तैयारी शुरू करी है तो आपको यह एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना। यही तो मकसद है पहले तैयारी शुरू करने का, वरना क्या करना है पहले तैयारी शुरू करके। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस सेशन में ये पूरी रणनीति की चर्चा हम लोग कर लेंगे। चलिए, आगे बढ़ने के पहले, इसको शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी तैयारी में अनअकैडमी की सहायता लेनी है तो भाई अनअकैडमी का हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है उस पर अभी फ्लैट 60% ऑफ है और 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। यह आपको कैसे मिलेगा? अगर आप सब्सक्राइब करते हुए अतुल जैन कोड लगाएंगे। अतुल जैन, जो कि बेसिकली मेरा नाम है, आप लोग जानते हैं। तो यार अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये इस कोर्स पर इस सब्सक्रिप्शन के दाम पर 60% ऑफ मिल जाएगा। 1 साल तक का आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा, जिसमें आप याद रखिएगा आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, जो आपको डाउनलोडेबल नोट्स मिलेंगे। आपको याद रखिएगा आपका जो है सीसैट की तैयारी इसमें इंक्लूडेड होगी, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपका सीसैट पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट। सीसैट में बहुत ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है आजकल, सीसैट भी पूरा का पूरा इसमें इंक्लूडेड होगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी, ये बात याद रखिए अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो आज ही। और अनअकैडमी के मतलब टीम और फैकल्टी के बारे में तो मैं मतलब क्या बताऊं, आप जानते ही हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतर टीम, इससे बेहतर शिक्षक आपको पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं मिल सकते भाई, ये बात तय है। आप यूपीएससी के लिए किसी भी दूसरी टीम का मुआयना कर लीजिए, किसी भी दूसरी टीम को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह के शिक्षक आपको कहीं और मिल सकते हैं तो भाई आप वहां पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिए। इसके अलावा अगर आप लोग हालांकि आप लोग सब 2027 वाले एस्पिरेंट्स हैं, तब भी आपके लिए अगर आपको केवल देखना भर है कि क्रैश कोर्स किस तरह का होता है, तो अभी ₹1 में क्रैश कोर्स प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर जाकर आप ₹1 में हमारा क्रैश कोर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो 2025 के प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सरल सी बात यह है। ठीक है, इतनी सी चीज को आपको याद रखना है। चलिए, अब अपनी जो 2 वर्ष की तैयारी है उसकी चर्चा को शुरू करते हैं। हां जी, तो सबसे पहली चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया यहां पे सबसे कॉमन गलती क्या होती है। देखिए, इस तैयारी को आपको किसी न किसी तरह के एक पर्सपेक्टिव में, एक परिप्रेक्ष्य में रखकर ही शुरू करना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग से निकालनी है वो ये है कि आपके पास तो बहुत टाइम है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि आपके पास बहुत समय नहीं है। यह बात याद रखिए, है ना। आपको चूंकि ये एग्जाम 2 साल बाद देना है, इसीलिए अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना बसने दे कि अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, बाकी लोगों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। ऐसा गलत है। बहुत सारे विद्यार्थी जो ऑफिशियली, फॉर्मली, फुल फ्लेजेड तैयारी भले ही 1 साल पहले शुरू करते हो, लेकिन कुछ तैयारी, आंशिक तैयारी जो है वो अक्सर 2 साल, 3 साल, यहां तक कि 4 साल पहले भी शुरू कर चुके होते हैं। मैं अपने कॉलेज के मित्र जो आईएएस ऑफिसर्स बने हैं आज तक, अगर मैं उनका भी जीवन देखूं तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने शायद सबसे लेट तैयारी शुरू करी थी। मेरे साथ जो लोग सफल हुए वो कॉलेज के 3rd ईयर से, मैं 1-2 लोगों को जानता हूं जो आईआईटी कानपुर में मेरे साथ थे और आईआईटी के 3rd ईयर से उन्होंने आईआईटी की गतिविधियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना कम करके, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, यूपीएससी की तैयारी में ज्यादा रुचि लेनी शुरू कर दी थी, ठीक से पढ़ाई वगैरह करनी शुरू कर दी थी, ताकि वो ग्रेजुएट होते होते ठीक ठाक तैयारी के स्तर पे आ जाए और उसके अगले साल वो एग्जाम क्रैक कर पाए। यानी कि टेक्निकली कॉलेज के बाहर उन्होंने 1 साल तैयारी करी, लेकिन वास्तविकता में तैयारी के 3 वर्ष हो गए। तो सबसे पहले तो यह याद रखिएगा कि यह दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको एक दूसरा इसके बारे में सोचने का तरीका सिखाता हूं कि अगर आप मान लीजिए आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं और यह मानते हैं कि यूपीएससी का कैलेंडर लगभग यही रहता है जैसा अभी है, जिस तरह से एग्जाम जिस टाइम पे अभी होते हैं वैसे ही अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा। तो 2027 का जो प्रीलिम्स है, हम यह मान सकते हैं कि 2027 का प्रीलिम्स भी अगर मई के अंत में ही होता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है। आपने देखा ना, अभी 2026 का भी डिक्लेयर हो गया कैलेंडर, तब भी मई के अंत में ही है। 2027 की भी संभावना हमको यही लग रही है कि मई के अंत में ही होगा। तो अगर 2027 का प्रीलिम्स मई के अंत में है तो आपके पास 2027 के प्रीलिम्स के लिए लगभग 730 दिन है।
365 दिन होते हैं एक साल में, ज्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा मैथ नहीं किया, उसका दुगना किया है। 2027 के प्रीलिम्स के लिए आपके पास कितने दिन है? 730 दिन है। अब एक बार सोच कर देखते हैं। मैं आपको देखिए एक बार ये बता रहा हूं कि टाइम कितना है आपके पास, ताकि आपको ऐसा ना लगे, ठीक है। इनमें से कम 100 दिन तो आपको प्री के रिवीजन के लिए निकालने पड़ेंगे। कम से कम 100 दिन तो आपको आखिर के ऐसे रखने ही पड़ेंगे। आपको भी कैलेंडर बना के दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन आखिर के 100 दिन तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आंख बंद करके आपको कुछ भी और नहीं करना है। आखिरी 100 दिन आपको रोज एक टेस्ट पेपर करना है और केवल प्रीलिम्स का रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो इसमें से कितना कर दूं? -100 कर दूं। तो आपके पास बचे 630 दिन। आपके पास बचे कुल मिलाकर 630 दिन, क्योंकि आखिरी 100 दिन मैं आपको कुछ नहीं पढ़ने दूंगा। आखिरी 100 दिन अगर आपने कुछ भी और पढ़ा तो आपका बेटा प्री नहीं होने वाला है। ये याद रखिए, इस एग्जाम में प्रीलिम्स जो है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स होते हैं, जो अगर प्री क्वालिफाई कर जाते तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आते। मेरे अपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कम से कम 10-15 के बारे में तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि अगर वो जो है प्री क्लियर कर पाते एक बार भी, तो उनका बस प्री क्लियर करना था। प्री क्लियर किया, फिर वो जो है 100 के अंदर रैंक उनकी आनी तय थी। लेकिन प्री ही कभी क्लियर नहीं हुआ। प्री बहुत ही ट्रिकी है। आप इसका सबूत आप यहां भी देखिए ना। जो व्यक्ति मान लो इस बार 150-200 रैंक लाता है, आईपीएस बनता है, वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा प्री में बैठता है, उसका प्री क्लियर नहीं होता। ये तो आप हर साल कहानियां सुनते हैं इस तरह की, है ना। तो भाई ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो प्री को लाइटली नहीं लेना है। प्री के लिए कम से कम 100 दिन देने ही देने हैं। बचे 630 दिन। इन 630 दिनों में आपको आपका एक ऑप्शनल पढ़ना है, पूरा एक विषय, जिसमें आपको डीप स्टडी करनी है अच्छे से, उसकी आंसर राइटिंग करनी है। उसको हम टुकड़ों में बांट बांट के करेंगे, लेकिन तब भी हम यह मान सकते हैं कि कम से कम 120 दिन, 100 से 120 पूरे दिन आपके ऑप्शनल में जाएंगे। उससे कम जाने भी नहीं चाहिए। तो हम एक तरह से यह मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं, चलिए 100 दिन मान लेते हैं। 100 दिन आपके ऑप्शनल में चले गए, बचे आपके पास 530 दिन। ठीक है जी, ऑलरेडी 200 दिन कम कर दिए मैंने आपके, 530 दिन बचे। इनमें से यार देखो, इंसान हो आप, है ना, कोई मशीन तो हो नहीं। बीमार भी पड़ोगे, घर में कुछ काम भी होगा, होली दिवाली भी आएगी, है ना, कोई दोस्त भी मिलने आएगा, रिश्तेदार भी मिलने आएगा। ये सारी बातें कहना आसान होता है कि नहीं सर मैं तो एकदम साधु बन के पढ़ाई करूंगा, हो नहीं पाता और करना भी नहीं चाहिए। 2 साल लंबी बात है यार, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल लंबी तैयारी है, आप थोड़ा ब्रेक भी लोगे। होली दिवाली त्योहार, जो भी ईद, जो भी त्योहार आप मनाते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी, आपके दोस्त परिवार रिश्तेदार, सामाजिक जो भी आपके गर्लफ्रेंड, जो भी आपका सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनको आप निभाओगे। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि 30 दिन आपके यहां भी चले जाएंगे। तो बेटा जो 2 वर्ष की तैयारी की आप बात कर रहे हो, उसमें इफेक्टिवली तुम्हारे पास 500 से ज्यादा दिन नहीं है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? 500 से एक भी दिन ज्यादा अगर तुम पकड़ रहे हो तो तुम गलत साइड पे गिन रहे हो। तो तुम्हारी गिनती जो है वो ज्यादा की साइड पे हो रही है। याद रखिएगा, उससे ऊपर एक भी दिन तुम्हारे पास नहीं है। 500 से ज्यादा एक भी दिन नहीं है तुम्हारे पास, ये तो मान के चलो ही चलो। बचे 500 दिन। अब इन 500 दिनों में तुम्हें पूरा जनरल स्टडीज खत्म करना है, प्रीलिम्स और मेंस का। क्योंकि याद रखिएगा, प्री और मेंस के बीच में केवल रिवीजन भर का टाइम होता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्री और मेंस के बीच में मैं बहुत सारी नई चीजें पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे, केवल रिवाइज कर पाओगे। तो अब आपको 500 दिन में पूरा जीएस पढ़ना है। अगर मैं जीएस के विषयों की लिस्ट बनाना शुरू कर दूं, यहां पे मौखिक तौर पे बनाना शुरू कर दूं, ठीक है, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, साथ में सोचते हैं क्या क्या विषय है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री कौन कौन सी? एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, और आजादी के बाद का भारत, ये भी अब आने लगा है। ठीक है, यानी कि 5 तरह का तो इतिहास है आपके सिलेबस में। भूगोल, न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का भूगोल। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या क्या हमने गिन लिया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण हो गया। इसके अलावा विज्ञान और तकनीक, कला और संस्कृति, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आपका पूरा जीएस का पेपर 4। आपका सीसैट, अगर आप मैथमेटिक्स साइड से नहीं है तो जो बहुत बड़ा बुरा सपने जैसा है आजकल, खासतौर पे हिंदी मीडियम के हमारे बच्चों के लिए, आपका पूरा सीसैट। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका क्या बोलते हैं और क्या क्या विषय हैं आजकल, बड़े सारे विषय होते हैं अब तो। आपका पर्यावरण बोल चुका ना मैं,
तो आपकी इतनी सारी चीजें जो हैं आपके पास, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, आपका इंडियन सोसाइटी, ये सारी की सारी चीजें, और इन सब के ऊपर इन सबसे बड़ा पहाड़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी तो है, उसको नहीं भूलना कभी भी, है ना, वो इन विषयों का सरताज है करंट अफेयर्स। तो बेटा इतने सारे विषय एक बार थोड़ा जल्दी से फटाफट लिख ही लें, अगर हम जल्दी मजा आएगा और समझ में आएगा। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, है ना, ज्योग्राफी, और क्या बचा, हिस्ट्री में जितने सारे सबसेक्शन है वो सब मान लेना, मैं लिख नहीं रहा यहां पे। और क्या हो गया, एनवायरनमेंट, और क्या हो गया, एथिक्स, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यहां पे खाली एथिक्स लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 7, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 8, डिजास्टर मैनेजमेंट, 9, इंटरनल सिक्योरिटी, 10 क्या हुआ आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस, 11 क्या हुआ आपका, सी सैट, बहुत बड़ा विषय, पूरा पूरा मैथ्स और इंग्लिश इसमें आता है, सी सैट। और क्या रह गया हमारा, कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, आर्ट एंड कल्चर। मतलब आई एम श्योर ऐसे में जल्दी जल्दी गिन रहा हूं, अभी भी 2-3 चीजें छूट गई होंगी। बेटा ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। और दिन कितने बताए मैंने आपके पास, 500। ये सब पढ़ना है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं कि आपने फैक्ट्स रट लिए सारे, चलो हो गया काम खत्म, नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यानी कि पढ़ना है, समझना है, तथ्यों का विकास करना है, और आंसर राइटिंग करनी है। अरे सबका फादर सब भूल गया, करंट अफेयर्स। अब एक बात बताओ, अब लग रहा है आपको ये 500 दिन ज्यादा है क्या? 2027 वाले मेरे दोस्तों को अब लग रहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त है? तो बेटा सबसे पहली भ्रांति, सबसे पहली गलतफहमी जो आप अपने दिमाग से निकालिए वो ये है कि आपके पास ज्यादा वक्त है। तो आप कहेंगे लेकिन सर मैंने तो सुना है कि लोग 1 साल में भी तैयारी कर लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। देखिए 1 साल में जो लोग तैयारी करते हैं वो ट्रंकेटेड तैयारी करते हैं। ट्रंकेटेड तैयारी का मतलब क्या है, वो अपनी तैयारी में समझौते करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं खुद उनको बोलता हूं, जो बच्चे मेरे पास 1 साल का प्लान पूछने आते हैं, मैं आगे 1 साल का प्लान भी बताऊंगा, इस सेशन में नहीं किसी और सेशन में, उनको मैं ट्रंकेटेड प्लान बताता हूं कि यार तुम्हें ना ये इकोनॉमिक्स जैसे पढ़नी है तो यार 30 दिन में करनी पड़ेगी, जितनी करनी है 30 दिन में करो, इसके ऊपर मत जाओ। इसके ऊपर जा रहे हो तो फिर तुम्हारा कुछ और छूटेगा। अब मैं जानता हूं कि 30 दिन में एक बिगिनर इकोनॉमिक्स खत्म नहीं कर सकता, यह बात मैं जानता हूं, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है तो मैं क्या करूं? 1 साल के बच्चे को हमें ऐसा ही प्लान देना पड़ता है जो ट्रंकेटेड होता है। आप 2 साल वाले हैं, आपके पास सुनहरा अवसर है कि अगर आप डे 1 से सीरियसली पढ़ाई करेंगे, अगर आप डे 1 से एकदम गंभीरता के साथ पढ़ाई करेंगे कि यार मेरा तो आज से ही, मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूं कि मेरा एग्जाम अगले ही साल है, मैं तो ये सोच के पढ़ाई कर रहा हूं कि मेरा एग्जाम तो 1 साल में ही है, अगर आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी ठीक से चलेगी। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे बड़ी गलती बेटा जो 2 ईयर कोर्स वाले बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले ईयर को थोड़ा हल्का वर्ष मान के चलते हैं कि पहला साल तो हम ना थोड़ा अपना बेस बनाएंगे। बेस, ये मैंने बड़ा सुना है, लोग कहते हैं कि सर पहले साल तो ना हम थोड़ा देख रहे हैं, पहले बेस बनाएंगे फिर पढ़ेंगे। अरे तुम इमारत बना रहे हो क्या? क्या है ये? पढ़ना है ना भाई, अगले साल तुम में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता का विकास हो जाएगा? ये बच्चों के लिए होता है कि यार स्कूल का बच्चा है, पहले वो कलम पकड़ना सीखता है, फिर सीधी लकीरें खींचना सीखता है, फिर टेढ़ी लकीरें खींचना सीखता है, फिर गोले बनाना सीखता है। ये स्कूल के बच्चों के लिए होता है। आप स्कूल के बच्चे हो क्या? क्या बेस बनाना है आपको यार? आपको तैयारी करनी है तो गंभीरता के साथ तैयारी पहले दिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? आपको यहां पर ये जो अप्रोच है, ये पूरी अप्रोच गलत है। ये मुझे पता है, बहुत सारे संस्थान इसको बेचते हैं, और इसको कैसे बेचते हैं मैं आपको बताता हूं। ये बहुत सारे संस्थान इसको क्या बोल के बेचते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल लंबी तैयारी कराएंगे। और उसमें क्या करते हैं, वो जैसे मान लो 2 साल लंबा बच्चा है, उनका बैच होता है 1 ही साल वाला, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को ले तो लेते हैं 2 साल वाले में, और उसके अलावा फिर वो क्या करते हैं, पहले साल के लिए बहुत ही जूनियर टाइप के टीचर रख देते हैं, वो उन बच्चों का एंटरटेनमेंट कराते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते रहते हैं भाई पूरे साल।
मैंने ये देखा है, वो एक कुछ संस्थानों में मैंने देखा है पूरे पूरे साल आपको एनसीईआरटी पढ़ाते रह जाएंगे, पूरा एक साल लगा देंगे एनसीईआरटी पढ़ाने में। अरे भैया, एनसीईआरटी तो साल भर में स्कूल का बच्चा पढ़ लेता है यार। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए भी साल भर में एनसीईआरटी ही पढ़ोगे? मतलब कितनी क्या यार, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, आप समझो ना। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, आपसे अपेक्षाएं स्कूल के बच्चे से तो कई गुना होंगी ना अब। अरे साल भर में एनसीईआरटी तो स्कूल का बच्चा कर लेता है भाई। तो यहां पर क्या होता है, ये जो पहले वर्ष को एक फाउंडेशन ईयर बना के कि इसको तो हम बेसिक बनाएंगे, बस अगले साल करेंगे कायदे की पढ़ाई, ये अप्रोच गलत है। आप याद ये रखिए, डे वन से आपकी गंभीर पढ़ाई होनी चाहिए। डे वन से आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि भैया गंभीरता के साथ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप डे वन से गंभीरता के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको लाभ क्या होगा मैं आपको बताता हूं, यह आपको समझ में आएगा कैलेंडर के साथ। तो आपको शुरुआत में कुछ चीजें करनी है। देखिए, डे वन के साथ एक तो आपको गंभीरता के साथ पढ़ाई शुरू करनी है, आपको आपके पाठ्यक्रम को खत्म करते जाना है। आपने पाठ्यक्रम को ऐसा नहीं कि अभी एक बार कर लिया है फिर दोबारा हल्का फुल्का पढ़ लिया है फिर दोबारा पढ़ेंगे, यह सब यूपीएससी में नहीं चलता। यार हमने अभी तो थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ लिया है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से, दोबारा आएंगे दोबारा पढ़ेंगे। वो दोबारा कभी अब दोबारा ही पढ़ना है अगर आपको, तो फिर तो मतलब फिर तो आप में और जो बच्चा एक साल में तैयारी कर रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि यह विश्वास रखिए, आप जो हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं उसका कोई खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार पढ़ रहे हो तो कायदे से पढ़ के खत्म करो उसको। ये हल्का फुल्का पढ़ने का कल्चर खत्म करो कि भाई एक बार हमको पढ़ना है तो हमने कायदे से पढ़ना है, पढ़ के उसे खत्म कर देना है, बात एकदम क्लियर है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा वो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिसीजन। एक जो डिसीजन है वो है आपके वैकल्पिक विषय का। उस पर मैं एक अलग सेशन लूंगा आपके साथ कभी कि वैकल्पिक विषय कैसे चुने। आप अपना वैकल्पिक विषय कोई जरूरी नहीं है कि अभी तुरंत पहले ही दिन चुने, आप कुछ महीने इसमें ले सकते हैं। लेकिन तब भी मेरा आग्रह यह है कि आप लोग अक्टूबर 2025 तक आप लोग इसका चयन कर लें। अक्टूबर 2025 तक आप लोग अपना वैकल्पिक विषय चुन लें। उसके पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा, आप तब तक थोड़ा जीएस पढ़ लेंगे, आपको थोड़ा विषय समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा समझ में बेहतर आते हैं। आपको यह भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार कौन से विषय हैं जो आपको कतई समझ में नहीं आ रहे, बड़ा मुश्किल लग रहा है उनके साथ तो डील कर पाना। ठीक है, वो सब ठीक है। तो वो जो भी है क्राइटेरिया, मैं नहीं मानता कि इसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए कि आजकल यहां से टॉपर ज्यादा आ रहे हैं कि वहां से टॉपर ज्यादा आ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि यह कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। या फिर इसमें सिलेक्शन का परसेंटेज 12% है, इसमें सिलेक्शन का परसेंटेज 14% है। ये सब भी मेरे ख्याल में बहुत ही बेकार के मानक हैं, बहुत ही बेकार के स्टैंडर्ड्स हैं। मैं इनका भी समर्थन नहीं करता। वो एक अलग डिस्कशन है, हम लोग कभी और किसी और सेशन में करेंगे। लेकिन आपको जैसे भी ऑप्शनल चुनना है, आप ऑप्शनल को अक्टूबर 2025 तक चुन लें। अब आते हैं आपके कैलेंडर पे। चलिए साहब, एक कैलेंडर बनाते हैं। अभी हम कहां पर हैं, चलिए अब हम 3 वर्षों की बात कर रहे हैं। यह हो गया 2025, यह आपका 2026 है और यह आपका 2027 है, एग्जाम वाला ईयर है। ठीक है, 2025 में हम शुरुआत के महीने तो गंवा चुके हैं, हम लोग मई पर हैं अभी। ठीक है, मैं यहां पे महीने लिख देता हूं, मई और जून, जुलाई, अंग्रेजी में लिख देता हूं यार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ठीक है साहब, ये आपका हो गया 2025। 2026 आपके पास पूरा है और 2027 का, जैसा कि आप जानते हो, आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। मई में आपका प्रीलिम्स है, यहां आपका एग्जाम है, यह आपकी परीक्षा की तारीख है। यह समय है 2026 आपके पास पूरा है। लिखी दें, चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है साहब, यह आपका कुल मिला के समय है।
अब एक बार हम कोशिश करते हैं समझने की कि आपको, अगर आप आज से गंभीर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके समय का वितरण किस तरह से करना चाहिए। देखिए, आपको पहले अब से शुरू करके, अगर आपने ऑप्शनल सोच रखा है तो भी मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत ऑप्शनल से करें। मैं ये नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऑप्शनल में जो डेप्थ होती है वो आपको समझ में तब आनी शुरू होती है जब आप थोड़ा सा जीएस पढ़ लेते हो। वरना क्या होता है, बच्चे ऑप्शनल को भी ना जीएस की डेप्थ में पढ़ के खुश हो जाते हैं कि इतना आ गया बहुत है, उतना काफी नहीं होता। ऑप्शनल में आपको थोड़ी और डेप्थ की आवश्यकता होती है। तो मतलब पानी कितना गहरा जाना है ये तब समझ में आता है ना, पहले पहले हल्के पानी में तो तैर लो। तो मैं आग्रह यह करूंगा कि आप सबके सब अपनी तैयारी की शुरुआत जो है वो जीएस से करें। तो मेरा आग्रह यह रहेगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 महीने आपका फोकस होना चाहिए जीएस प्लस सीसैट पर। जीएस प्लस सीसैट पर, यानी कि अगर मैं आपके एक दिन के कैलेंडर की बात करूं तो आपको यह करना है इस दिन में कि एक तो आपको 2025 में, पूरे 2025 के लिए आपको करंट अफेयर्स को केवल कैजुअली पढ़ना है। करंट अफेयर्स में केवल रुचि दिखानी है आपको। ध्यान से करंट अफेयर्स की पढ़ाई यहां से शुरू होगी, जहां पे मैं आपको बोलूंगा करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए। 2025 में करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो कि इस पॉइंट पे होने वाली है उसमें आपका करंट अफेयर सामान्य तौर पे यहां से आएगा। जनवरी 2026 से लेके करीब करीब मार्च 2027 तक का करंट अफेयर्स आएगा। तो ये वाला करंट अफेयर जो है, इसको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, इसको आपको इसलिए पढ़ना है कि आप पर अचानक से यहां पे पहाड़ ना टूट पड़े, कि अचानक से 1 जनवरी 2026 से आपसे कहा जा रहा है कि आज से तुम सारे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे, सब पढ़ोगे। आपने आज तक जिंदगी में अखबार नहीं पढ़ा, तो बेटा विश्वास करो आपका पूरा पूरा दिन ना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से ही आप थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए मेरी द हिंदू की क्लास होती है, सुबह 9 बजे मैं क्लास लेता हूं इसी चैनल पे, आप लोग जानते हैं, उस क्लास को देखना शुरू कर दो। कुछ नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाना, ध्यान से फोकस के साथ चैट को ऑफ करके, जो चैट में गंदगी मचती है उस पर फोकस नहीं करना है, चैट को 100% बंद करना है, चैट को देखना ही नहीं है। कोई डाउट है मेरे को मेल पे पूछो, कोई चैट पे डाउट नहीं पूछता है, ये बात तो हम जानते ही हैं अब तक। तो चैट में केवल उल्टी सीधी बकवास हो रही होती है, उसको छोड़ दीजिए, चैट बंद कीजिए, फोकस करके 1 घंटा सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अखबार पढ़ा कैसे जाता है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अखबार करंट अफेयर्स जो है उसकी महत्ता क्या होती है। बस करंट अफेयर्स के लिए केवल इतना करना है। और साथ में एक जो मंथली मैगजीन में कहता हूं, वो बस आपको आधा दिन, महीने में आधा दिन उस पर फोकस करना है कि पूरे महीने आपने करंट अफेयर्स किया, एक मंथली मैगजीन खरीद ली, वो पढ़ ली, भक्ति, बात खत्म। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई कटिंग नहीं रखनी, कोई लंबे चौड़े आर्टिकल नहीं लगाने, कुछ नहीं करना। 2025 में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये तो दिन का 1-1.25 घंटे का काम हो गया। बाकी आपका पूरा दिन जो है, मेरा आग्रह आपसे यह है कि इसमें आपका 70% टाइम दीजिए जीएस को और 30% टाइम आप अपना सीसैट को दीजिए। और यह सबके लिए है, याद रखिएगा। अगर आप कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हैं, आप आईआईटी भी गए हैं, तो भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सीसैट को शुरू में कम से कम पहले कुछ महीने इतना टाइम जरूर दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को देखा है कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंट कि सर मैं तो इंजीनियरिंग वाला हूं, सीसैट तो मेरे लिए मजाक होगा। नहीं आए बेटा नंबर उनके सीसैट में सही, मतलब एक बार करने में कोई आपका ईगो कम नहीं हो जाएगा ना, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, एक बार कर लीजिए। बेहतर तैयारी करके रहने में कोई बुराई थोड़ा ना यार, कर लो तैयारी, तैयारी तो फायदा ही करेगी ना जीवन में कुछ ना कुछ। तो आप जो है कम से कम सितंबर तक आप सबको क्या करना है, 70% टाइम अपना जीएस को लगाना है, 30% टाइम आपका अपने आप में सीसैट को देना है। सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। हिंदी मीडियम के बच्चों का बेटा जो रिजल्ट नहीं आता है आजकल, जिसको लेकर आप लोग बहुत हल्ला हंगामा करते हैं बच्चे यहां वहां, असली कारण यही है, सीसैट ही क्लियर नहीं हो रहा। सीसैट क्लियर नहीं हो रहा तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे मेंस दोगे तब तो रैंक लाओगे यार। जब 10,000 बच्चे जो मेंस दे रहे हैं, अगर उनमें से हिंदी माध्यम वाले 5% बच्चे हैं, भाई देखो सीधी सीधी बात है ना, 10,000 बच्चों में से 450 बच्चे थे जो हिंदी मीडियम के थे, 4.5% हो गए। तो फाइनल रिजल्ट में वही 40-45 बच्चे आए, 41 बच्चे आए, वो भी करीब 4% ही है, बराबर रेशो है।
जितने परसेंट बच्चों ने मेंस दिया हिंदी के, उतने परसेंट बच्चे फाइनल लिस्ट में भी आ गए। वहां गड़बड़ नहीं है, आप गलत जगह देख रहे हो कि यूपीएससी इंटरव्यू में नंबर कम दे रहा, नहीं दे रहा नंबर कम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। जितने बच्चे जिस अनुपात में बच्चों ने मेंस दिया है, उसी अनुपात में फाइनल लिस्ट में भी आए हैं। अटक कहां रहे हैं? सीसैट में। अटक कहां रहे हैं? प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में मेजरली कहां अटक रहे हैं? सीसैट में। अगर हिंदी मीडियम के 2000 बच्चे मेंस देना शुरू कर देंगे तो 200 बच्चे फाइनल लिस्ट में भी आना शुरू हो जाएंगे। पर 2000 मेंस तक पहुंचे तो सही। अभी 10,000 में से 450 बच्चे हैं हिंदी मीडियम के। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर आप 10,000 में से 450 पहुंचोगे मेंस देने, तो यार फाइनल लिस्ट में तो 45 ही आओगे ना यार। लॉजिकल बात है भाई, अनुपात तो वही है ना हर चीज का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सीसैट को भले ही आप किसी आईआईटी से हो, आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिए। ये टाइम आपको देना है, 70% टाइम आपको जीएस को देना है, 30% टाइम सीसैट को देना है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका इन 5 महीने में सीसैट कम से कम आधे से ज्यादा, आपका सीसैट का एक सेक्शन, जैसे आप क्वांट कर रहे हो तो क्वांट आपका पूरा खत्म हो जाए, और जीएस के कम से कम 2 विषय आपके अच्छे से खत्म हो जाए। अब इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में मैं चाहूंगा कि आप 50% टाइम अपना ऑप्शनल को दें। ठीक है, 50% टाइम ऑप्शनल को दें और 50% टाइम आप अपना जीएस को दें। इन 3 महीने और इन 2 महीने 50% टाइम अपना ऑप्शनल को दें, और आप अपना बेसिकली, क्योंकि शुरुआत के महीने हैं जिनमें आप करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ रहे हो, तो मैं कहूंगा 30% करंट अफेयर्स और 20% टाइम अपना जीएस को दे जनवरी फरवरी। ये रेशो आगे जाके बदल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ये 5 महीने अगर आप आधा टाइम अपना ऑप्शनल को देंगे तो आपका ऑप्शनल का एक पेपर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा कंप्लीटली। दूसरा पेपर जो है आप एक बार पढ़ चुके होंगे, उसका रिवीजन पेंडिंग होगा। यानी कि यहां तक आते आते आपका ऑप्शनल लगभग एक तरह से तैयार होना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप इसके बाद जो है इस वर्ष के बाद मई तक आपको फिर अगले 3 महीने आपको दोबारा से आपका 70% फोकस कहां लगाना है? जीएस पर, और 30% फोकस लगाना है ऑप्शनल पर। तो यानी कि मई आते आते, अगले वर्ष का मई जब आएगा तो आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका होगा। ऑप्शनल आपका हो चुका है। मान लो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एग्जाम्पल के लिए, तो सोशियोलॉजी का पेपर 1, पेपर 2 दोनों आप अच्छे से पढ़ चुके हो, उनके नोट्स बना चुके हो, आंसर राइटिंग कर चुके हो, उठा के एक जगह रख दिया है कि ठीक है अब मेरा सब तैयार है, मुझे अब कुछ और इसमें नहीं करना है। यह बात क्लियर हो गई। जहां तक हम जीएस की बात करें तो जीएस के 2 विषय आपके यहां तक हो गए थे, और अगर मैं यहां पर बात करूं तो जीएस के कम से कम 2 विषय आपके और यहां पर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से आपको ऑप्शनल को कुछ समय के लिए त्याग देना है। यहां पर आपको क्या करना है? अब यहां तक आते आते आपको करंट अफेयर्स की भी आदत पड़ जाएगी। करंट अफेयर्स आपका दिन का 10% से ऊपर टाइम नहीं लेगा। मैं बता रहा हूं, करंट अफेयर्स को ओवर वेटेज मत दीजिए। ये अक्सर क्या होता है ना, सारा दिन आजकल मतलब लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखाते रहते हैं यूपीएससी चैनल भी, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे चैनल तो यार राजनीतिक खबरें भी दिखाते रहते हैं, आप वो भी बैठ के देखते रहते हैं, मत देखिए। आप एक सॉलिड कार्यक्रम देख रहे हो, मान लो आप हिंदू का मेरा क्लास देख रहे हो या किसी और टीचर का भी देखो, कोई बात नहीं, आप जो आपको अच्छा लगता है वो देखो, और वो एक प्रोग्राम लगातार देखो जो न्यूज़पेपर कवर करता है, वो रोज देखो, है ना। वो ऐसा नहीं कि महीने में एक बार वाला देखना है, नहीं वो नहीं, एक बार वो एक प्रोग्राम आपको रोज देखना है ताकि आपको आदत बनी रहे। और उसके अलावा आपको क्या करना है, एक मंथली मैगजीन पढ़नी है बस। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करना। बाकी सब जो हो रहा है इग्नोर कर दो। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहां पर तो बड़े सारे अपडेट्स आते हैं, ये आता है वो आता है। तो तुम्हें कौन सा पत्रकार बनना है? तुम्हें क्या करना है? तुरंत सबसे पहले खबर जान के, ये मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था एक बार कि सर ये वाले चैनल पे सबसे पहले खबरें आ जाती हैं, मैं इसको ज्वाइन कर लूं क्या? तो मैंने उसको यही बोला कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है कि आज तक में नौकरी करनी है? आज तक में नौकरी करनी है तो वहां इंसेंटिव है सबसे पहले खबर ब्रेक करने का। यूपीएससी में वो थोड़ा ना पूछेंगे कि ये वाली खबर जो थी वो तुमको कितनी देर में मालूम चल गई थी। अरे यार, आपको ढंग से पता होनी चाहिए ना। इनफैक्ट मैं तो ऐसे अध्यापकों को ज्यादा पसंद करता हूं जो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि भाई पहले खबर हो जाने दीजिए ना,
पहले खबर को हो जाने दीजिए, कुछ जो बात है वो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले से उसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज टाइप की कल्चर बनाने का कोई खास ऐसा मतलब है नहीं। ठीक है, देखा आजकल अध्यापक भी क्लास में चिल्ला रहे होते हैं एंकर्स की तरह, वो सब के चक्कर में मत पड़िए, वो आपकी तैयारी के लिए किसी काम का नहीं है। तो यहां से इस पॉइंट के बाद आपको अपने ऑप्शनल को अब कुछ समय के लिए छोड़ देना है, उसको कुछ समय के लिए आपको बाय कर देना है, और आपको यहां से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बेटा आपके 5 सॉलिड महीने हैं। इन 5 सॉलिड महीनों में आपको क्या करना है? इन 5 सॉलिड महीनों में बेटा आपको करना है जीएस का स्प्रिंट। स्प्रिंट समझते हो? स्प्रिंट मतलब अब आपको जीएस को एकदम खा जाना है। ये वो 5 महीने हैं जिनमें बचा हुआ जीएस जो है वो आपको समाप्त कर देना है। यानी कि आपको इस समय फोकस कहां करना है? आपका 75% टाइम जाना चाहिए जीएस में। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगर संभव है तो 75 छोड़ दीजिए, आपका 100% टाइम आप इस समय जीएस में दे दीजिए। इस समय कुछ और मत कीजिए, अक्टूबर तक एकदम सब भूल जाइए, 100% टाइम जीएस में। जीएस का स्प्रिंट भाई, केवल जीएस। ये 5 महीने जो है ये आंख बंद करेंगे, केवल जीएस पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जीएस पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम क्या करेंगे? नवंबर दिसंबर और मे भी थोड़ा सा जनवरी, अगर समय हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम लोग फिर से माफ कीजिएगा, एक बार अपना समय, आधा समय जो है जीएस, या माफ कीजिएगा जीएस के लिए, जीएस नहीं, आपका नवंबर दिसंबर में हम एक बार दोबारा से आधा समय अपना ऑप्शनल, ऑप्शनल को 50%, यानी कि आपको क्या करना है? 50 भी नहीं, 25% केवल टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपको ऑप्शनल को केवल रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना। नो आंसर राइटिंग, केवल रिवीजन। बस जो नोट्स है उन नोट्स को पढ़ना है जल्दी से, हर चीज को अच्छे से गहराई से एक बार फिर, और आपका ऑप्शनल को 25% टाइम आपका यहां जाएगा, और बाकी 75% टाइम जो है वो आपका जाएगा जीएस प्लस सीसैट में। यहां पर मैं दोनों को इसलिए लिख रहा हूं कि आप देखिए कि आपका क्या कमजोर है। भाई जो मान लीजिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, फिर जिसका मैथ बहुत अच्छा है और अंग्रेजी अच्छी है, जिसको लगता है कि सीसैट उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो यहां पे सीसैट पे कम ध्यान दे चलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीसैट आपकी कमजोरी है, तो यहां पर आपको मेजरली सीसैट करना है। ये दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ हद तक ही जनवरी तक जा सकता है, 15 जनवरी लेटेस्ट, उससे ऊपर नहीं। इसके बाद बेटा यहां से ये वाला जो समय है, इस समय में कुछ भी और नहीं करना। नो ऑप्शनल, ऑप्शनल को छूना भी नहीं है, भूल जाइए ऑप्शनल। नो आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग को एकदम भुला दीजिए कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कुछ नहीं करना। इस समय आपको डेली एक पेपर करना है, डेली 1 मॉक। आप इसमें यह चुन सकते हैं, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, तो भाई आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीक में 6 मॉक कर रहे हैं, तो भाई एक दिन ब्रेक भी लीजिए। वीक में 6 मॉक भी अगर आप कर रहे हैं, तो 6 मॉक में से आप ये कर लीजिए कि भाई 4 मैं जीएस के करूंगा, 2 मैं सीसैट के करूंगा। लेकिन 4 मतलब 2:1 के रेशो में मॉक आपको रोज करना है। अगर आपका सीसैट वीक है तो आप 3-3 कीजिए, 3 जीएस के और 3 सीसैट के, लेकिन रोज का एक मॉक करना ही करना है आखिरी के 4 महीने। आखिरी के 4 महीने मतलब ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए, और इन 4 महीने वो सब करना पड़ेगा आपको कि दोस्त आया है तब भी उसको बोलो यार पहले मॉक करूंगा उसके बाद मिलने आऊंगा, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। परिवार में फंक्शन है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मॉक करने के बाद आऊंगा। अगर आपको किसी शादी में भी गए हुए हैं तो कहीं कोने में जाइए, आजकल तो मॉक फोन पे हो जाते हैं, फोन पे बैठिए, बाकी अपने सारे सोशल मीडिया वीडियो ऑफ करके 3 घंटे मॉक कीजिए। 2 घंटे का मॉक होता है केवल, 3 का भी नहीं, 2 घंटे का मॉक कीजिए, फिर जाके आपको जो एंजॉय करना है कीजिए। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं है? 2-3 घंटे के मॉक जो आपके हैं, ये मॉक आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मतलब एक्सप्लेनेशन भी उसके बाद देखना होगा, इसलिए मैं 3 घंटे जोड़ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये मॉक आपके लिए मैंडेटरी है। जितने मॉक करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। मॉक नहीं करोगे बहुत दिक्कत होने वाली है। इस समय आपको यह करना है, तो दिन के 3-4 घंटे तो मॉक में चले गए, बाकी समय केवल प्रीलिम्स का रिवीजन। प्रीलिम्स के रिवीजन में यानी कि आपका जीएस और सीसैट जो है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपको मैंने ये चाहिए तो इसका फोटो खींच लो, मैं आपको भेज दूंगा ये एक, मैं आपको, वरना मैं भी आपको ये भेज दूंगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। ये वाला एक पूरा जो चार्ट है मैं भी आपको भेज दूंगा भाई, ये आपको पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा आप।
उसमें आप इसको देखते रह सकते हैं, साफ साफ हैंडराइटिंग में ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग इसको, आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर की लकीर है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आप देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि बाकी बच्चे जो हैं, जो 1 साल की तैयारी करते हैं, वो अपनी तैयारी यहां से शुरू करते हैं, वो अपनी तैयारी यहां कहीं से शुरू करते हैं, यहां से। तो जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक आपका जीएस के कितने विषय हो गए हैं? तकरीबन 5 विषय आपके पूरे हो चुके हैं, 4 से 5 विषय। बिग 4 तो आपका जीएस का हो चुका है। आपका सीसैट एक बार कम से कम एक सेक्शन पूरा हो चुका है। आपका ऑप्शनल एक बार हो चुका है। सोचिए, जब सामने वाला बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है तब तक आपके जीएस के 5 विषय हो चुके हैं, ऑप्शनल हो चुका है, सीसैट का एक सेक्शन हो चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि फाउंडेशन हुआ है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा है, बाकी बाद में पढ़ेंगे, नहीं, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा जितने दबाव में वो बच्चा पढ़ाई करेगा, आपकी तुलना, उसकी तुलना में आप पे दबाव तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसको तो सारा का सारा इतने से विंडो में पढ़ना है ना, इतने से विंडो में। आपने इतने सारे विंडो में पढ़ लिया। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप पर दबाव कम रहेगा, आप पर दबाव कम रहेगा तो आप बेहतर संसाधन पढ़ पाएंगे, आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे, अपने ज्ञान का ज्यादा विकास कर पाएंगे। समय से पहले तैयारी शुरू करने का यह लाभ है। समय से पहले तैयारी शुरू करने का लाभ यह नहीं है कि मैं साल भर एनसीईआरटी पढ़ता रह गया, कि 1 साल तो मैं बैठ के एनसीईआरटी पढ़ रहा था, बस ये मेरा पहला साल था। तो बेटा आपने अगर 1 साल तक एनसीईआरटी पढ़ी तो यहां पर आप और वो वाला बच्चा फिर एक साथ खड़े हो, दोनों में फिर से कोई फर्क नहीं है, दोनों का प्लान एग्जैक्टली सेम है। आप सबको, अब वो भी लक्ष्मीकांत से शुरू करेगा, आप भी लक्ष्मीकांत से शुरू करोगे, कोई फर्क नहीं रहेगा ना। आपने अपना एडवांटेज गंवा दिया। तो ये बात याद रखिए, मैं एनसीईआरटी पढ़ने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एनसीईआरटी की तरह पढ़ी जानी चाहिए। वो स्कूल के बच्चों की किताब है यार, उसको पढ़ना कुछ दिन का काम होना चाहिए। उसको साल भर का प्रोजेक्ट बनाना तो धोखाधड़ी है यार। मतलब ये वो साल भर का प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो कुछ दिन का काम है। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि जब मैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं अनअकैडमी में, या पॉलिटी पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी में, तो आप देखेंगे, पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं आने वाले दिनों में, 3 जून से मेरा पॉलिटी का बैच शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स के जो एनसीईआरटी में दिए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मेरे लेक्चर्स में अपने आप ही आ जाएंगे। यार इकोनॉमिक्स तो सेम ही है ना, थोड़ा ना एनसीईआरटी वालों ने अपने लिए कुछ अलग इकोनॉमिक्स लिख दी है, या एनसीईआरटी वालों ने अपने लिए कुछ अलग ही पॉलिटी लिख डाली है, ऐसा थोड़ा ना है, वो तो सेम ही है विषय। तो जो माफ कीजिएगा, जो मतलब आपकी इन किताबों में लिखा हुआ है उसका समावेशन तो ऑलरेडी हो जाता है हमारे लेक्चर्स में, तो उसको अलग से 1 साल का समय देना ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती में ना पड़े। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो यार ये एक चीज आपको करनी है, ठीक है, ये आपको करना है, इसको बहुत पूरी तरह से इसका ध्यान देना है। कैलेंडर फॉलो करना है, कैलेंडर फॉलो करने के साथ साथ पहले दिन के साथ गंभीरता के साथ पढ़ाई करनी है। तैयारी की गंभीरता जो है वो 1 साल बाद अगर शुरू की, क्योंकि ये याद रखो, देखो यूपीएससी की ना नॉन सीरियस तैयारी यार होती नहीं है। आप तैयारी उस दिन शुरू करते हो जिस दिन आप सीरियसली पढ़ाई शुरू करते हो। जब तक आप सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मेरे विचार में तो आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो। तो आप जिस दिन सीरियस गंभीरता के साथ पढ़ाई शुरू कर रहे हो, उस दिन आप मान के चलिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1-2 चीजें हैं जिनका आपको और ध्यान रखना है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि आपके पास अपेक्षाकृत ज्यादा लंबा समय है, तो आपके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ एक चुनौतियां जो आमतौर पे बाकी लोगों के पास उतनी नहीं आती जितनी आपको आएंगी। तो ये प्रमुख चुनौतियां क्या है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी? देखो, बाकी बच्चे जो है उनका एग्जाम होता है मात्र कुछ महीने दूर। जब वो ज्वाइन करते हैं तैयारी करने के लिए तो उन पर दबाव ऑटोमेटिकली होता है। अब हम सब हैं तो इंसान, और इंसान जो है वो फितरत से आलसी है। ये बात सत्य है, मैं भी आलसी हूं, है ना। मेरा भी मन करता है कि यार आज कम मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये तो यार आदत है ना, हम सबकी ही आदत है, फितरत है, क्या कर सकते हैं। इस फितरत पे नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है ना। इस फितरत पर जो है कंट्रोल पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सामने ये चुनौती और ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में आएगी, क्योंकि आपके पास वक्त ज्यादा है, आपके पास समय ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा चीजें करनी है आपके पास। तो आपको ऐसा कोई जल्दी एग्जाम दिख नहीं रहा,
है ना, आपको कोई ऐसा विसिनिटी में एग्जाम नहीं दिख रहा कि यार मेरा एग्जाम तो इतने महीने बाद, आपको लगा एग्जाम तो यार 2027 में है, अभी तो बहुत दिन है, तो आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन का प्रॉब्लम आएगा। मतलब ये आएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। आप कुछ दिन तो पढ़ लोगे, फिर आपके सामने ना एक मोटिवेशन की समस्या आनी शुरू हो जाएगी कि यार मन थोड़ा कम हो रहा है, कल पढ़ेंगे, चलो आज आराम कर लेते हैं, आज नहीं, आज थोड़ा सा, या फिर किताब खोल के बैठे रहोगे, घंटा सवा घंटा गुजर गया, देखा 2 ही पेज पढ़े हैं, ये होगा आपके साथ। तो इसका समाधान आपको निकालना पड़ेगा, इसका समाधान बहुत आवश्यक है। और इसका समाधान वो फालतू की रील्स देखने में नहीं है, जो आपको फालतू की मोटिवेशनल कविताएं सुनाते हैं, वो रील्स देखने में इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी टारगेट सेटिंग। देखो, मानव मन जो होता है वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति को करके प्रफुल्लित होता है, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करके खुश होता है। आपका एग्जाम तो 2 साल बाद है, तो वो लक्ष्य तो बहुत दूर है। आपको अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करने पड़ेंगे, और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, या तो टेस्ट सीरीज, या फिर पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वगैरह, ये इसके सबसे आसान टारगेट हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई पीवाईक्यूज इस पर सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है बच्चों को कि आपने एक टॉपिक, आप देखिए अनअकैडमी में हमारे पास ये, हमने ये फ्रीली किताब सबको उपलब्ध करा रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से, जहां पे हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को अरेंज कर रखा है। पिछले वर्ष जो भी प्रश्न आए हैं यूपीएससी में, वो हमने चैप्टर वाइज अरेंज कर रखे हैं कि इस अध्याय से ये वाले प्रश्न हैं, इस अध्याय से ये वाले प्रश्न हैं। आपने एक अध्याय पढ़ा, उसके बाद आपने सीधा सीधा वो पीवाईक्यूज करने शुरू कर दिए, आपको समझ में आ गया कि आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है, आपको समझ में आ गया। इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है यार? इससे बेहतर तो कोई तरीका है ही नहीं। बात सही है कि नहीं? और आप रोमांच जो फील करोगे कि यार मैंने आज ये पढ़ा और यही तो यूपीएससी में आता है, ऐसा क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं पूछते, देखो यही तो पूछते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। तो ये जो आपको एक एक्साइटमेंट मिलेगा वो आपको और किसी तरीके से नहीं मिल सकता। ये मोटिवेशन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको जो करना पड़ेगा, पहला मोटिवेशन की चुनौती आपको आएगी, दूसरी चुनौती बेटा आपको आएगी डिस्ट्रैक्शन की। अब उसके लिए आप लोग समझदार हो, मैं आपको कभी डिस्ट्रैक्शन आए तो बताइएगा कि किस तरह के आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं। डिस्ट्रैक्शन यार आपका पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करने का मन करेगा। डिस्ट्रैक्शन जैसे आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की तारीख में है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, ऐसा होता है कि नहीं होता कई बार, मतलब आपके साथ होता है कि नहीं होता, सच बताना, कि आपने फोन उठाया, आप कुछ काम कर रहे हो, थक गए, फोन उठाया 2 मिनट के लिए, कई बार तो फोन उठाया कुछ पढ़ाई की चीज देखने के लिए, कि अरे यार इस चीज की परिभाषा देख लेता हूं, उसके लिए आपने फोन उठाया कि बस 2 मिनट में एक चीज की परिभाषा देख के फोन रख देता हूं। फिर आधे घंटे बाद आप रियलाइज करते हो कि आप आधे घंटे से बैठकर इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ? सच बताना, होता है कि नहीं होता है ना? ये बेटा ये आपकी गलती नहीं है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है बेटा, ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं, ये आपको खींच लेते हैं। ये इनके डिजाइन इंजीनियरिंग की खासियत है कि वो डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि वो हुक ऐसे क्रिएट करते हैं कि आप उनकी तरफ जाते हैं। आप जाएंगे तो फिर वो आपको दिखाता रहेगा, आपकी पसंद के आधार पे आपको चीजें दिखा, आप किस रील पे कितने सेकंड गुजार रहे हो इसको भी वो ध्यान रखता है कि किस रील को आप आते ही ऊपर कर देते हो और किस रील पे आप 2 सेकंड 3 सेकंड रुक के तब उसको ऊपर करते हो। ये डेटा भी वो कैप्चर कर रहा है और उसके आधार पे आपको क्या दिखाया जाए ये वो तय कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई ये इतने ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से बने हुए हैं कि इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। तो अब इनसे बचने का तरीका क्या है? इनसे बचने का तरीका यह है कि इनसे बचा जाए, और कोई तरीका नहीं है। इनसे बचने का तरीका यह है कि आप दिन के समय, मैं तो आग्रह यह करूंगा कि आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। मतलब मेरा तो आग्रह ही है। स्टूडेंट लाइफ में कोई खास फायदा नहीं है ना, मेरे विचार में। आप कुछ ऐसा दुनिया में कोई बहुत बड़ी चीज लूज नहीं कर रहे हो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं हो। कुछ ऐसा आप लूज नहीं कर रहे हो। यूट्यूब पे फिर भी पढ़ने पढ़ाने की सामग्री है, वो आप रख लो। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, पूरी तरह से आप इनको अनइंस्टॉल कर दो। मतलब मेरे विचार में कोई फायदा नहीं है। देखो जिंदगी में 1200 दोस्तों को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। भाई गिनती के 4 दोस्त चाहिए होते हैं सबको, वो आपके पास हैं, उनसे आप फोन पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो है सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। पढ़ाई करते समय अपना फोन अपने पास मत रखिए, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं टेबल पे बाजू में फोन रखा हुआ है, दोस्त का व्हाट्सएप आ रहा है उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर रिप्लाई कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं। पढ़ाई करते समय ये एक चीज थी जो मैं फॉलो करता था, मेरे को बड़ी मदद मिली। तो यार मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगने लगा, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं होता था, एसएमएस करते थे दोस्त लोग बहुत सारे। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एसएमएस बहुत करने लगा हूं यार, एसएमएस पे बहुत टाइम लगाता हूं। तो मैं क्या करता था, सुबह करीब 10 बजे, मैं अपने माता पिता को बता रखा था मैं 10 बजे फोन ऑफ कर दूंगा। बेसिक वाले वो नोकिया वाले फोन आते थे उस टाइम पे, मैं 10 बजे उस फोन को स्विच ऑफ कर दिया करता था और रख दिया करता था। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे, फिर उसके बीच में मैं कभी भी लंच करूंगा, सब कुछ करूंगा, बीच में आधा घंटा सोता भी था मैं, दोपहर में लंच के बाद आधा घंटा सोता भी था, लेकिन तब भी फोन नहीं देखता था। खैर तब ऐसा स्मार्टफोन थे नहीं, लत उतनी थी नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे। फिर मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे जब मेरा दिन का पढ़ने का टारगेट पूरा हो जाता था, तब मैं अपना फोन ऑन करता था। मैंने एक वो ले रखा था, मिस्ड कॉल अलर्ट वाला एक आता था कुछ 20-25 रुपए का, जिसमें आपके फोन पे जो जो नंबर से कॉल मिस हुआ वो आपको आ जाता था कि भाई एक एसएमएस आ जाता था कि यू हैव मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। अब तो ये फ्री में होता है, उस टाइम इसके पैसे लगते थे, मैंने वो पैसे दे रखे थे, 20 रुपए दिया करता था मैं महीने के। मेरे ख्याल से एयरटेल था मेरे पास, 20 रुपए दिया करता था मैं, ताकि मेरे को ये आ जाए। तो देखता था किस किस नंबर का फोन मिस हुआ है, कोई परिचित मित्र का, किसी काम के व्यक्ति का, घर परिवार वाले का नंबर हुआ तो उसे शाम को मैं कॉल करता था कि भाई बताओ। शाम को मैं वैसे भी घूमने निकलता था रोज, आराम से 5:30-6 बजे निकलता था, 8 बजे लौट के आता था। 2 घंटे में रोज बाहर घूमता था ताकि अपना दिमाग में फ्रेश रख पाऊं। तो आपको एक इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप ऑफ करें, लेकिन हाँ आप पढ़ते हुए फोन अपने साथ ना रखें, सोशल मीडिया को पूरी तरह से अवॉइड करें। तीसरी चीज जो आपको लगेगी वो है कि भाई आप जो है भटके ना, और भटकने से मेरा मतलब एकेडमिक भटकाव है। ठीक है, देखिए भटके ना का मेरा मतलब क्या है कि आप जो है स्रोत एक ही रखें। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका तैयारी का समय लंबा है, आपको आपके सामने ये सारी चीजें बार बार आएंगी। आप एक चीज से पढ़ रहे हो, दुनिया में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है तो ये कह दे कि मैं 100% सब कुछ करा दूंगा। हम हर सोर्स 90%, 95% कराता है। यूपीएससी वैसे भी लो स्कोरिंग एग्जाम है, आपको कोई 100% स्कोर लाना भी नहीं होता। फिर क्या होता है, आपने मान लीजिए आपने अनअकैडमी के साथ पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, आपने अनअकैडमी के साथ पढ़ाई करनी शुरू कर दी, अनअकैडमी के साथ आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मजा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट में भी आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, सही चल रहा है। अचानक एक दिन आपको एक टॉपर की टॉक आपने सुन ली। टॉपर ने बोल दिया कि मैं तो जी फलाना कोचिंग से पढ़ा था, इस कोचिंग ने मेरी बड़ी मदद करी, और इस कोचिंग के पढ़ाई में तो सीधा सीधा एग्जाम में आ गया। आपको लगा यार ये तो गलती हो गई, अब अनअकैडमी में तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब क्या करूं। तो आप उसके भी नोट्स उठा लाए। आपने कहा चलो कोचिंग तो 2 ज्वाइन नहीं कर सकता, नोट्स तो खरीद ही सकता हूं। आप उसके भी नोट्स उठा लाए। आपने अनअकैडमी की पढ़ाई को बीच में छोड़ के उसके नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए। फिर आपको एक और दोस्त मिला, उसने कहा अरे मार्केट में नई किताब आ गई है अभी तो भाई, वो किताब तो यूपीएससी के टॉपर ने लिखी है, उस किताब को पढ़ लो, बस उसमें तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ उससे ही हो जाएगा। आपने फिर सब कुछ छोड़ दिया, आप वो किताब खरीद लाए। ये प्रक्रिया जो है बेटा, ये चलती रहती है, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के घरों में किताबों का अंबार लग जाता है, जिनमें से ज्यादातर को उन्होंने पढ़ा नहीं होता। इस चीज से आपको बचना होगा। आप ये याद रखें कि यार देखो, कंप्लीट तो किसी से भी नहीं होगा, है ना। कोई एक स्रोत को 10 बार पढ़ोगे उससे ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि 10 स्रोतों को एक बार पढ़ोगे, क्योंकि वो 10 स्रोत याद नहीं रहने वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 10 स्रोतों को पढ़ना एकेडमिक रिसर्च के लिए जरूरी होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं। आप लोग पीएचडी करने नहीं जा रहे हो, आप कोई रिसर्चर नहीं हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो। आपके लिए आवश्यक यह है कि आप भले ही एक स्रोत पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। तो ये इस एक चीज का आपको और ध्यान रखना है। चलिए, तो खैर आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग जो हैं भाई, सबसे पहले तो आपने समय से पहले तैयारी शुरू करी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बार फिर आपके आगे दोहराता हूं कि भाई, अगर आपको अपनी तैयारी में अनअकैडमी की मदद चाहिए तो आप अतुल जैन कोड लगाकर हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको पढ़ाई कहीं कराई जाएगी तो वो अनअकैडमी में कराई जाएगी।
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। आपको जगह जगह जाने और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई चर्चा है आपके दिमाग में, तो आप निश्चित तौर पे मेरे को बताइएगा, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।